आरोपी पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 4 अगस्त 2015 को 11:30 से 4 बजे के बाद ग्राम बरौनी थाना महाराजपुर में स्थित परशुराम तिवारी के मकान में अपने पुत्र रमाशंकर की सासर हत्या कुल्हाड़ी से चोटें पहुंचाकर एवं हत्या के अपराध को छुपाने के आशय से उस मृतक रमाशंकर के शव को कपड़े में लपेटकर भूसे में छिपा दिया गया एवं कुल्हाड़ी को भी छिपा दिया गया। श्रीमान जी, प्रकरण में यह स्वीकृत व निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी श्रीमती ज्योत्सना मृतक रमाशंकर की माता थी व परशुराम तिवारी की पत्नी थी। श्रीमान जी, केस के तथ्य इस प्रकार है कि परशुराम तिवारी ने 4 अगस्त 2015 को थाना महाराजपुर में उसके पुत्र रमाशंकर, जिसकी उम्र 2 वर्ष 3 माह थी, दिनांक 4 अगस्त 2015 को 11:30 से 4 बजे के मध्य न मिलने पर एवं पता करने पर गुम इंसान क्रमांक 12/15 प्राप्ति 1 पंजीबद्ध कराया तथा परशुराम तिवारी द्वारा अपनी पत्नी पर आशंका जताई गई तथा सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर लेख कराई गई। इस दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गोवर्धन अहरवाल द्वारा पत्नी ज्योत्सना से पूछताछ करने पर मेमोरेंडम कथन प्राप्ति 7 तैयार किया गया, जिसमें घटना इस प्रकार से आई कि आरोपी का विवाह परशुराम के साथ 26 मई 2004 को उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ। शादी से आरोपी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। सबसे छोटा बच्चा मृतक रमाशंकर था। उसके पति द्वारा शंका जताई जाती थी कि वह पुत्र उसका नहीं है बल्कि किसी अन्य का पाप है तथा पति कहता था कि चाहे वह जहाँ मर्जी घूमती है। इस बदनामी से तंग आकर परशुराम ने से बदला लेने की भावना से दिनांक 4 अगस्त 2015 को लगभग 12:30 बजे रमाशंकर को अकेला पाकर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। दिनांक 6 अगस्त 2015 को रमाशंकर का शव बरामद कर पंचनामा प्राप्ति 10 तैयार किया गया। इसी दिनांक को ही आरोपी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गवाहों के समक्ष तथा कथित लोहे की कुल्हाड़ी जब्त करके जब्ती पत्रक 8 तैयार किया गया। गवाहों की कथन के बाद तथा जब्ती सामग्री की रासायनिक जांच तथा अन्वेषण के उपरांत आरोपी के विरुद्ध धारा 302 व 201 के अधीन दंडनीय पाए जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छतरपुर के पास अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। श्रीमान जी, प्रश्न निम्न विचारणीय है कि क्या आरोपी ने 4 अगस्त 2015 को 11:30 से 4 बजे के मध्य थाना महाराजपुर के फरियादी परशुराम के घर में उसके पुत्र रमाशंकर की कुल्हाड़ी से हत्या की है तथा शासन साक्ष्य का अवलोकन किया है। श्रीमान, अभियोजन की ओर से इस प्रकरण में कुछ साक्षी भी प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें पहला साक्षी है परशुराम, जो कि उस मृतक रमाशंकर का पिता एवं आरोपी ज्योत्सना का पति है। इसने कहा था कि परशुराम तिवारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि आरोपी ज्योत्सना उसकी पत्नी है व मृतक रमाशंकर उसका पुत्र है। जब 4 अगस्त 2015 को जब वह खेत से वापस आया दोपहर में खाना खाने के लिए, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि रमाशंकर कहाँ है। तब उसने कहा कि उसे कोई खिलाने ले गया होगा। इसके बाद उसने इस बात पर विश्वास कर लिया तथा उसने उस समय भोजन किया तथा पुनः खेत पर चला गया। और जब वह शाम को वापस आया तो उसने पुनः अपनी पत्नी से पूछा कि रमाशंकर कहाँ है। तब इस बात पर उसने कहा कि वह सेवड़ी के एक पंडित उसको ले गया है। तो फिर इसके पश्चात वो दोनों वहां से पंडित के यहाँ जब पंडित से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद फिर पुनः उसने यही बात पूछी उसने कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो तथा रमाशंकर है कहाँ। तब उसने कहा कि वो महाराजपुर में है, महाराजपुर के केरिया मोहल्ला में। तब इसके पश्चात वो दोनों महाराजपुर गए और वहाँ केरिया मोहल्ला में जाने से पहले उन्होंने थाना में जाकर इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा पुत्र दोपहर से गुम है। इसके पश्चात जो दूसरा साक्षी है वो हरि यादव, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में ये बताया था वो परशुराम तथा ज्योत्सना को जानता है तथा मंगलवार को शाम को 6 बजे परशुराम ने उसे अपने घर बुलाया था तथा उसने यह कहा था कि हमारा पुत्र रमाशंकर हो गया है तथा वह मिल नहीं रहा है। इस बात पर ज्योत्सना ने यही उत्तर दिया था कि वह सेवड़ी के पंडित के यहाँ है, पर जब वो लोग वहां गए तो वहां पर नहीं मिला था। जब उसने पुलिस इसके पश्चात पुलिस के यहाँ जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो
पीआई साहब ने 2 पुलिस वालों को जो मोहल्ला बताया उसने खेरिया मोहल्ला वहां भेजा गया, तो वहां पे भी उन लोगों ने यही कहा कि वो खेरिया मोहल्ला में नहीं पाया गया। इसके पश्चात रमाशंकर की माता जो थी दूसरा उससे पूछा पुलिस पीआई साहब ने कि तथ्य क्या है, वो कहाँ है, तो उसने बताया कि एक व्यक्ति उसको राजस्थान ले गया है, जिसके साथ साथ वह भी जाना चाहती थी। इसके पश्चात 2 दिन बाद अर्थात गुरुवार को पुलिस उसके गांव ग्राम बरदोही में जहाँ पे वो निवासी थी, तत्पश्चात पुलिस ने फिर से जोर देकर पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने यही कहा कि पुत्र को उसने मार दिया है, उसकी हत्या कुल्हाड़ी से कर दी तथा उसको भूसा में दबा दिया है तथा कुल्हाड़ी को साफ करके उसने खाना बनाने वाले कमरे में रख दिया है। इसके बाद जो अगला आता है साक्षी शैलेंद्र सिंह, उसने अपनी की परीक्षा में यही बताया था कि वह ज्योत्सना को तथा उसके पुत्र रामाशंकर को जानता था, और जब ये पूछताछ गुरुवार पुलिस आई थी ग्राम बरदोही तथा पूछताछ की गई, तब उस दौरान उसके मकान से बदबू भी आ रही थी, जिस वजह से बिहारी लाल के भगवान दास व मनोज सैन ये अटारी पर ऊपर चढ़े तथा वहां से शव को बरामद किया, जिसमें शव का पैर उस डोरी से बाहर निकला हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा बदबू दे रहा था, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था। इसके बाद जब वो शव को बाहर लाया गया, तो शैलेंद्र सिंह ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से ये कहा था कि उसके सामने ज्योत्सना ने पुलिस को ये सब तथ्य बताए थे कि वो शव कहाँ है तथा उसने उस कुल्हाड़ी को कहाँ रखा। इसके पश्चात आता है मोनू तिवारी। इसका कहना था कि परशुराम उसका चाचा है तथा जो ज्योत्सना जिस पर इस बात का आरोप है वह उस परशुराम की पत्नी थी। इसने यही कहा था कि जब उससे पूछताछ चल रही थी तो उससे पूछा गया उसकी पत्नी से कि वह उसका पुत्र कहाँ है, तो उसने कह दिया था कि पहले वो उसने महाराजपुर में है, और जब वो लोग महाराजपुर गए वहाँ पे उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद वो खेरिया मोहल्ला में भी उन 2 पुलिस वालों को भेजा गया, वहाँ भी नहीं पाया गया। इस बात से स्पष्ट होता है कि वह पुलिस को गुमराह कर रही थी। इसके पश्चात अगला जो साक्षी है वो आता है संतोष कुमार तिवारी, जो कि परशुराम का वकील था। ये एक दुकान पर कार्य करता था। शाम को जब 6 बजे दुकान से वापस आया तो परशुराम तिवारी ने उससे कहा कि हमारा पुत्र रमाशंकर तो बाहर से गायब है तथा वह नहीं मिल रहा है, और इसी बात को उसने अपनी पत्नी ज्योत्सना से भी पूछा था तथा ज्योत्सना ने इस संबंध में कोई बात नहीं बताई है, केवल इतना बताया था कि उसे एक सेवनी के पंडित के यहाँ, पर हम लोगों के जाने के पश्चात भी वो वहाँ नहीं पाया गया। इस बात की हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। 2 दिन पश्चात जब पुलिस आई थी तो पूछताछ के दौरान उसने यह बताया था ज्योत्सना ने कि हाँ मैंने ही अपने पुत्र रमाशंकर की हत्या की एवं उसके शव को भूसे में दबा दिया था एवं कुल्हाड़ी को साफ करके खाना बनाने वाले कमरे में रख दिया। ये बात संतोष कुमार तिवारी जो कि परशुराम का भतीजा है उसके द्वारा कही गई थी। इसके और इसी में इसने एक बात और कही थी जो कि विचारणीय है। इसने ये कहा था कि ज्योत्सना कहती थी कि वह छोड़कर चली जाएगी तथा जब जाती थी तो रमाशंकर रोता था, और ये सब परशुराम से बदला लेने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि परशुराम उस ज्योत्सना के ऊपर यह आरोप लगाता था कि वो जो तीसरा पुत्र रमाशंकर है वह उसका ही अभी किसी अन्य का पाप है, जो कि एक स्त्री अपने ऊपर लांछन को स्वीकार किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकती। इस वजह से वह बदला लेना चाहती थी, इसी कारण उसने अपने पुत्र की हत्या कर दी। अब इसके बाद आता है अगला साक्षी सोनम, जो कि रमाशंकर की बहन थी तथा परशुराम एवं ज्योत्सना की बड़ी पुत्री थी। इसने अपने कथन में कहा था कि जब दोपहर को जब उसका पिता खाना खाने आया था तो खाना खाना आया उसके पूर्व पुत्री सोनम एवं उसकी माता ज्योत्सना और पुत्र रमाशंकर के 3 लोग घर में थे। तो उसके पश्चात उसकी मां ने उसे झाड़ू मारकर घर से बाहर भगा दिया था और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। तो इसके बाद आरक्षक किशोरीलाल है, इसने कुछ दस्तावेज भी इस संबंध में पेश किए थे। इसके बाद आता है अगला जवाब, जो कि विवेचना अधिकारी जी अहरवाल। इसने अपनी रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसमें उसने यह बताया था कि फरियादी को उसकी पत्नी ज्योत्सना पर आशंका है कि उसके द्वारा उस पुत्र को कहीं छुपाया गया, क्योंकि वह पुलिस को तत्पश्चात जो भी व्यक्ति हैं उन लोगों को भी उसने गुमराह किया था। अब अभियोजन के कुछ आधार बताए गए हैं कि इन आधार
आधार पर हम कह सकते हैं कि उसने हत्या की। जैसा पहला आता है चिकित्सकीय साक्ष्य, दूसरा आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 तथा तीसरा है मृतक का अंतिम बार साथ में देखा जाना और चौथा है हेतु। इसमें जो चिकित्सकीय कथन है तो डॉक्टर अजय यादव ने दिए थे, क्योंकि जो पोस्टमार्टम किया गया था वो रवि जी ने किया था, परंतु वो उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और इस बात का कथन डॉक्टर अजय यादव ने किया है। अजय यादव का यह कहना है कि जब डॉक्टर रवि जी ने उसका पोस्टमार्टम किया था तथा उसकी जो रिपोर्ट है उसके द्वारा लिखे गए कथन है वह उनकी लिखावट को स्पष्ट रूप से जानते हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 यह कहती है कि हस्तक्षेप के बारे में राय संगत है, क्योंकि वो दोनों एक ही ब्लॉक में साथ में काम करते थे। इस वजह से उसकी लिखावट से परिचित होना स्वाभाविक है। और अगला आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, चूंकि जो ये श्री ज्योत्सना थी जिस पर आरोप है उसने साफ बताया था कि ऊपर शव अटारी में तथा उस शस्त्र को पूछ कर खाना बनाने वाले कमरा में रख दिया था। तो वहां पर पोछा लगा दिया था जहाँ पे वो खून के रक्त के दाग थे। अब जब बरामदी की गई थी तो वहां पे उसके खाना बनाने वाले कमरे से वो कुल्हाड़ी भी बरामद की गई थी। तो ये स्पष्ट करता है कि उसमें उसी में हत्या की होगी, क्योंकि जो शस्त्र था वो उसी के द्वारा छुपाया गया था। और धारा 27 में ये बताया गया कि ये चूंकि पुलिस के सामने कथन तो संस्कृति जो की जाती है वह साबित नहीं होती, लेकिन जितनी धारा 27 कहती है कि जितनी बात साबित हो सकती है वो न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने योग्य है। और उसने जो बताया कि वो कुल्हाड़ी लगी थी तो वो ये स्पष्ट है कि बिल्कुल वो उसी के द्वारा उसकी आरोपी ज्योत्सना के द्वारा दिया गया है। इसके बाद यही बात हेतु थी तो उसके पास दो हेतु प्रस्तुत होते हैं। एक तो आता है कि पति के द्वारा उसके ये आरोप लगाया जाना कि इसके अन्य का पुत्र है जिसकी वजह से वो यह बात नहीं सहमत। और दूसरा था कि उस बच्चे उसके चरित्र पर लांछन लगाया जाना और पत्नी की उम्र से दोगुनी उम्र का होना, जिसकी वजह से दोनों के बीच इस बात पर काफी बहस भी होती थी। इन आधार पर ये कहा जा सकता है कि उस आरोपी ज्योत्सना ने ही उसकी हत्या की है तथा आप श्रीमान से निवेदन है कि उसको दंडित किया जाए तथा उस मृतक को न्याय प्राप्त हो। माननीय मैं आपका ध्यान इस बात से करना चाहूंगी कि इस मामले में सभी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और जो भी साक्षियों ने कथन किए हैं वो उन्होंने कुछ भी स्वयं अपने आंखों से नहीं देखा है और ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी है। क्योंकि और जो अभियोजन ने जो साक्षी प्रस्तुत किए हैं उनमें से भी साक्षियों के जो कथन है वे आपस में असंगत है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि ज्योत्सना के पास आरोपी ज्योत्सना के पास उसको अपने पुत्र को मारने का एक हेतु था, क्योंकि उसके पति ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया था। लेकिन स्वयं परशुराम ने इस बात से इनकार किया जब उसने मुख्य परीक्षण के दौरान उसको पक्षधर साक्षी ने सिद्ध कर दिया था। उसके बाद उससे जब सूचक प्रश्न पूछे गए थे तब उसने इस बात से साफ इनकार किया था कि उसकी आयु उसकी पत्नी की आयु से दुगनी है। क्यों क्या इस बात से भी इनकार किया था कि उन दोनों में मनमुटाव है या फिर मायके चली जाती थी या फिर उसमें दोनों के बीच में लड़ाई होती थी या फिर आरोपी ने उससे यह कहा था कि मैं बदला लेके उसका जीवन बर्बाद कर दिया। यहाँ हेतु सिद्ध ही नहीं होती, जिससे संबंधित ये तो बताया जा रहा है कि उसके पति से झगड़ा हुआ था या पति से मनमुटाव था जिसके कारण उसने उसकी हत्या की होगी। तो पति इस बात से इनकार कर रहा है और जो कि अन्य साक्षियों के कथन है वे भी आपस में असंगत है। इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि हरियाणा ने कथन किया था अपनी मुख्य परीक्षा में कि आरोपी ज्योत्सना का परशुराम तिवारी से विवाह हुआ था। परशुराम तिवारी ज्योत्सना से आयु में 5 वर्ष बड़ा था तथा ज्योत्सना अपनी मर्जी से चाहे जहां घूमती फिरती थी और परशुराम वहां करता रहता था तथा यही कथन किया है कि टीआई द्वारा आरोपी ज्योत्सना से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया था कि रमा शंकर को एक लड़का राजस्थान ले गया और वह उसके साथ भागना चाहती थी, जबकि स्वयं परशुराम ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी पत्नी किसी के साथ नहीं भागना चाहती। तो उन दोनों का संबंध बहुत अच्छा था। जबकि उसका प्रति परीक्षण किया गया था तो उसने ये भी कहा था कि उन दोनों का विवाह की मर्जी से हुआ था और आरोपी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। तो उसको
और तो उसको अपने पुत्र को मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सामान्यतः कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि एक माता अपनी संतान को बुरा चाहेगी या उसको क्षति पहुंचाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर सबकी बरामदगी के बारे में जो साक्षियों के कथन है उसमें भी भिन्नता मिलती है, क्योंकि साक्षी हरि यादव ने कथन किया था कि आरोपी ज्योत्सना से पुलिस ने पूछताछ की थी और आरोपी ज्योत्सना ने बताया था कि मकान के अंदर जो भूसा का ढेर है उसमें उसने अपने पुत्र की लाश को रखा है और उसने कुल्हाड़ी दी थी और तब पुलिस ने वहां जाकर लाश बरामद की थी। जबकि उन्हीं के एक साक्षी शैलेंद्र सिंह का कथन था और जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा था कि 2 पुलिस वाले थाने से आए थे, उन्होंने आरोपी से पूछताछ की थी, लेकिन उसके मकान से बदबू आ रही थी और इसी कारण बिहारी लाल सेठ, भगवान दास यादव, मनोज सिंह ऊपर की अदालत में पहुंचे थे। बिहारी लाल सेठ ने भूसा हटाया था तो वहां पे एक बोरी मिली थी, बोरी में से उसका लाश का पैर निकल रहा था, तब उन्होंने लाश निकाली थी। जबकि ऊपर वाले साक्षी का कहना था कि जो लाश थी वो पुलिस ने निकाली थी। जो अभियोजन का मामला पूरी तरीके से धारा 27 पर आधारित है कि धारा 27 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में यह बताया गया है कि अगर यदि अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष कोई कथन किया है, नए तथ्य का पता चलता है तो वो सुसंगत होगा, लेकिन इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि उसने ही अपराध किया है। और जहाँ तक धारा 27 का सवाल है तो यहाँ पर जो परशुराम तिवारी है, कुमारी सोनम है, मोनू है, इन सभी ने ये इन्होंने स्वीकार किया है कि पुलिस के आने के पहले ही लाश निकाल ली गई थी। तो जब अगर आरोपी ने पुलिस के समक्ष कथन ही नहीं किया था तो धारा 27 का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दूसरा ये है कि कुछ साक्षियों का कहना है कि लाश बोरे में मिली थी और कुछ साक्षियों का कहना है कि जो लाश थी वो कपड़े में लटकी हुई मिली थी। लाश तो एक ही में मिल सकती है, या तो बोरे में मिली होगी या तो कपड़े में मिली होगी, लेकिन वो साक्षी आपस में सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि लाश मिली कहाँ थी। इसके अलावा जब प्रश्न आता है चिकित्सीय परीक्षण का, तो यहाँ पर डॉक्टर के रवि ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी जो कि फॉल्स हो चुकी थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जो साक्ष्य दिया गया था वो डॉक्टर अजय यादव के द्वारा दिया गया था, जिनका कहना था कि उन्होंने डॉक्टर के रवि के साथ में एक ही ब्लॉक में कार्य किया, जिसके कारण जो उनके हस्तलेख से परिचित है। तो उन्होंने केवल इस बात की स्वीकृति की थी कि जो उसमें लिखा हुआ है ना, उसमें जो हस्ताक्षर है वो डॉक्टर के रवि के हैं। उन्होंने ये स्वीकृति नहीं की थी कि उसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। और इसके मामले में बहुत सारे केस भी हैं जिसमें कहा गया है कि अगर किसी डॉक्टर ने स्वयं पोस्टमार्टम नहीं किया हो और उसके द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो वो साक्ष्य में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी, सारवान साक्ष्य नहीं माना जाएगा उसको, कि उसके आधार पर ही किसी व्यक्ति को दंडित कर दिया जाए। यह मामला जो है पूरी तरीके से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में सामान्य नियम है कि यदि कोई मामला परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर है तो परिस्थितियों की जो श्रृंखला है पूरी होनी चाहिए, कोई भी कड़ी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई भी कड़ी मिसिंग है, मामले में थोड़ा सा भी संदेह पैदा होता है तो अभियुक्त को उस अपराध के बारे में दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ईश्वरया और अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1994 वाले में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था कि यदि डॉक्टर ने स्वयं कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है तो उसके बारे में उसकी राय है अधिक विश्वास पात्र नहीं मानी जाएगी। तो इस मामले में अजय यादव द्वारा मृतक की लाश नहीं देखी गई थी, केवल डॉक्टर के रवि के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अपना अभिमत व्यक्त किया था, तो इसके आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। इसी के संबंध में महबूब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मुनीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1989, इन मामलों में भी न्यायालय का ये मत रहा है कि यदि किसी का पूरा नहीं है तो उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा मोटिव का इनका कहना है कि 2 मोटिव थे, उसके पास के चरित्र पर लांछन लगाया था, तो इस बात से स्वयं उसके द्वारा इनकार किया गया परशुराम तिवारी द्वारा, तो उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर लांछन नहीं लगाया था। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोटिव जो होता है ये तो किसी भी अपराध का पहला चरण होता है, पहला आवश्यकता तो होता है, कोई भी अपराध बिना हेतु के नहीं किया जाता और एक माँ भी बच्चे को बिना किसी कारण नहीं मारेगी। और जहाँ तक सवाल है अंतिम बार साथ देते जाने का, तो परशुराम तिवारी और कुमारी सोनम इन दोनों के कथन थे कि उन्होंने अंतिम बार साथ में देखा है और बाकी सब तो अनुश्रुत साक्ष्य थे, क्योंकि सबने सुना है कि परशुराम तिवारी ने कहा था कि जब वो घर गया था तो उसने अपनी पत्नी से पूछा था कि वो कहाँ है, तब उसने कहा था खेलने गया है, भागवत चौबे ले गया है, जब किसी ने दूसरा के मुंह से नहीं सुना था कि उसने ये बोला है कि वो कहाँ गया है। और इस मामले में सबसे पहले कुमारी सोनम के साक्ष्य
किया था कि जब पुलिस की जब वो अपने घर पे थी, उसके पिता खेत पे चले गए थे, तो उसकी माता ने उसको झाड़ू मारकर बाहर भेज दिया था। और जब वो खेल के वापस आई थी तब उसने पूछा था कि उसके भाई कहाँ है, रमाशंकर कहाँ है, तो उसकी माता ने बोला था कि वो बाहर खेलने के, उसे कोई बाहर खिलाने के लिए ले आया। और बाद में जब पुलिस आई थी तो पुलिस ने पूछताछ की थी, तब उसकी माता ने बताया था कि उसने कुल्हाड़ी से और पत्थर से उसके अपने पुत्र को मार दिया। उसकी लाश भूसे के ढेर में है और कुल्हाड़ी और पत्थर बरामद करवाया था। कुल्हाड़ी और पत्थर पुलिस को दिया था, जबकि पुलिस की जब्ती पत्रक में सिर्फ कुल्हाड़ी का जिक्र है, तो उसका जिक्र ही नहीं है कि पत्थर मारा था। और इसके अलावा उसके जब पूर्ण परीक्षण किया गया था कुमारी सोनम का, तब उसने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया था कि उसने जो कथन दिए हैं वो उसके पिता ने उसको सिखाए थे, तो वो ट्यूटर विटनेस थी, उसके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा जो इसके पुलिस कथन थे वो घटना के 1 माह बाद 3/9/2015 को लिए गए थे, तो इस अत्यंत देरी से लिए जाने के कारण भी उसको विश्वास पात्र नहीं माना जा सकता है। और इस संबंध में भूलिवे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था। और इसके अलावा फिर जो थे परशुराम तिवारी, तो परशुराम तिवारी का ये रीजन था कि दोपहर में खाना खाने के लिए आते, इसके अलावा किसी ने नहीं देखा कि अंतिम बार साथ देखा गया था, हेतु भी साबित नहीं कर पाए हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये कहानी जो है वो सुनी सुनाई प्रतीत होती है और मेरे मौके को फंसाने के लिए रची गई है। यदि अन्य साक्ष्यों की माना जाए तो ये तो उनका कहना था कि उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था और वो उसको संदेह था परशुराम तिवारी को कि वो बच्चा उसका नहीं है। तो यहाँ पे अगर हेतु की बात की जाए तो हेतु परशुराम तिवारी के पास अवश्य था। यदि उसको डाउट था कि उसका बच्चा नहीं है तो उसके पास हेतु था कि वो उसको मार दे, उससे नफरत करता हुआ। लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे से नफरत नहीं करेगी, अगर वो कहती किसी और का ही बच्चा था लेकिन उसका तो था ना, तो क्यों मारेगी उसको। और इसी मामले में उम्मीदवार वर्सेस गुजरात राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निर्धारित किया गया था कि कोई भी मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर निर्भर है और चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं है, तो उस मामले में उस अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मेरे जो आरोपी दोषना है उसको दोष मुक्त किया जाए, बरी किया जाए। धन्यवाद। श्रीमान, जैसे कि बचाव पक्ष ने कहा है हेतु की बात, तो हेतु से संबंधित एक मामला है इसमें बुलक राज वर्सेस सतीश कुमार। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि जो कि इंग्लिश लाइन है जिसमें लिखा था अनडाउटफुली इन केसेस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मोटिव bears important significance. Motive always locks up in the mind of the accuser, and sometimes it is difficult to unlock. People do not act wholly without motive. The failure to discover the motive of an offence does not signify its non-existence. The failure to prove the motive is not fatal as a matter of law. Proof of motive is never an indispensable for conviction. When facts are clear, it is empirical that no motive has been proved. Thereof, absence of proof of motive does not break the link of the chain of circumstances connecting the accused with the crime, not militates against the prosecution case. तो इसमें ये यही कहा है कि यदि मोटिव नहीं है तो केवल इस आधार पर कि कोई हेतु नहीं था, तो जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य और जो बता इसकी श्रृंखला बनी है तो उसको केवल मोटिव न होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो केस का आधार नहीं है। और जैसे कि शैलेंद्र सिंह की बात की तो उसमें शैलेंद्र सिंह इसी केस के पैरा 13 में बताया गया है कि उसमें शैलेंद्र सिंह ने अपने सामने ये देखा था कि वो सूचना बता रही है पुलिस को कि अटारी पर भूसा में उसने उसको दबाया था एवं कुल्हाड़ी को खाना बनाने वाले कमरे में पोंछ के रख दिया था तथा वो कुल्हाड़ी बना सकती है। ये इसी का पैरा 13 बताता है। शैलेंद्र सिंह ने अपने सामने देखा था कि वो कथन कर रही है पुलिस की। और रही बात ईश्वरीय तथा अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक वाले मामले की बात, तो उसमें
होने के बाद ही उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे डॉक्टर रेड्डी के द्वारा। तो जो अजय यादव है उनके द्वारा उसमें जो रिपोर्ट आई है मतलब जो हस्ताक्षर है उन दोनों को स्वीकृत किया है तथा उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया है, ना कि सिर्फ हस्ताक्षर। सर जहाँ तक हस्ताक्षर की बात है तो ये तो ठीक है कि उन्होंने अंतर वस्तु को भी स्वीकार किया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी डॉक्टर ने स्वयं सबको देखा ही नहीं है तो कैसे कह सकता है कि जो लिखा है वो सही है। उसने हाँ ये बोला है कि ठीक है कि उसने वो लिखा है उसके हस्ताक्षर है, लेकिन जब उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई बनाई ही नहीं है तो कैसे कह सकता है? उसको नहीं माना जाना चाहिए ना। सुसंगत भले ही सुसंगत है लेकिन सारवान साक्ष्य नहीं है और ना ही उसको इतना ज्यादा विश्वास पात्र है उसी के आधार पर किसी को सलाह दे दी जाए। और जहाँ तक जो पुलिस का कथन है तो जो जेडी अहलवार जो कि उप निरीक्षक थे महाराजपुर थाने के, उनका स्वयं का कथन था। जो जब उन्होंने कथन किया था तो उन्होंने कहा था कि 4/8/2015 को परशुराम तिवारी थाने में आया था। उसने अपने पुत्र की गुमशुदा होने की रिपोर्ट करवाई थी। उसने अपने और जांच के दौरान शंका जताई थी तो उसकी पत्नी ने उसके पुत्र को गायब कर दिया। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ की थी और ज्योत्सना से पूछताछ की तो ज्योत्सना ने उसको बताया है कि जो लाश है वो उसने घुसी पीढ़ी में सब इंस्पेक्टर जेडी अहलवार का जो कथन था उन्होंने मुख्य परीक्षा में कथन किया था कि 4 अगस्त 2015 को परशुराम तिवारी ने अपने पुत्र रमाशंकर के गुम होने की रिपोर्ट थाने में लिखवाई थी। उसके पश्चात पुलिस ने ज्योत्सना से पूछताछ की थी तब ज्योत्सना ने बताया था कि उसने अपने पुत्र की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और लाश उसी के जेल में रखी थी तो ये बरामद कराई गई थी और कुल्हाड़ी बरामद करवाई थी। तो यहाँ पर उनका ये कथन था कि उन्होंने जो कि ज्योत्सना ने कथन किया था उसका मेमोरेंडम तैयार किया गया था, मेमोरेंडम पत्र तैयार किया गया था, उस पर उसके हस्ताक्षर लिए गए थे। यहाँ पर हम इस बात की धारा हासिल करवाना चाहेंगे कि सीआरपीसी की धारा 162 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि पुलिस के समक्ष कोई कथन किया जाता है तो उस पर हस्ताक्षर नहीं करवाए जाएंगे। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि पुलिस ने जहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अनियमितता बरती है। इसके अलावा मोनू ने अपने पूर्व परीक्षण में ये कहा था कि जो कि अभियुक्त पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्षी था और उसने कहा था कि उसने देखा था कि ज्योत्सना ने पुलिस को बताया है कि लाश कहाँ रखी है और कुल्हाड़ी जब्त की गई है। और उसके जब पूर्व परीक्षण किया गया था तब मोनू ने यह कहा था कि वह जब ज्योत्सना से पूछताछ की गई थी उस दौरान वहाँ पर उपस्थित नहीं था। अगर वो वहाँ पर उपस्थित ही नहीं था तो इतनी बड़ी बयान कैसे दे सकता है। और इसके अलावा हरि यादव ने अपने जो कथन किए थे मुख्य परीक्षा में और उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उनका पूर्व परीक्षण किया गया था तब उन्होंने ये कहा था कि आरोपी ज्योत्सना से पुलिस ने कोई कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। ये तो बात सीधे लोग नीति के विरुद्ध प्रतीत हो रही है और कानून के विरुद्ध भी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से सामान्य तक कोई कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाए जाते और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा होना नहीं देखा जाता ज्यादातर। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा न्यायालय से निवेदन है कि हमारे मंत्री को बड़े किया गया उसे फंसाया जा रहा है। कहानी सुनाई है और उसे फंसाने के लिए रची गई है। तो कंप्लीट